बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चैनल प्रोग्राम का एपिसोड 2 नंबर है नौजवानों की बीमारियों से मुताल्लिक, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या ख़राबियाँ पैदा होती हैं एक नौजवान की बलोगत के करीब आने के बाद, और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो नौजवान मुज़नी करते हैं, बुरी आदत में मुब्तला होते हैं, उन्हें आने वाले वक्त में किस किस्म का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा रिव्यू करते हुए जाएंगे लास्ट एपिसोड को, उसके बाद हम उस आगे चलते हुए तमाम बीमारियों को डिस्कस करते हुए उनका इलाज भी जानेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से एपिसोड नंबर 2 नौजवानों की अमराज से मुताल्लिक है, जिसमें मुज़नी के नुकसानात के बारे में डिस्कशन किए जा रहे हैं कि आया कि मुज़नी एक नौजवान की सेहत पर बुरे असर डालती है या उसके लिए इसमें कोई फ़ायदा है या सेल्फ सर्टिफिकेशन का ये एक ज़रिया है। ये हम जान रहे थे। पहले एपिसोड में हमने टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस किया था, जो कि एक मर्द की न सिर्फ उसकी जिस्मानी ग्रोथ के लिए बल्कि उसकी सेक्सुअल आर्गन्स की ग्रोथ के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि हम रिव्यू करते हुए इसको डिस्कस करते हैं। अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाए तो क्या उसके काजेज़ होते हैं, और लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, क्या अलामतें होती हैं। नॉर्मल तौर पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो कि ब्लड के अंदर किया जाता है, और उसकी सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है, जिसमें टी लेवल चेक करते हुए ये रेंज 300 नानोग्राम से 1000 नानोग्राम तक नॉर्मल रेंज कंसिडर की जाती है। अगर 300 से नीचे आपका अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के सिम्टम्स आप पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, फिर आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से नौजवानों के अंदर उनकी सेक्सुअल ड्राइव पे इश्यू आता है, यानी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए फिर वो फिट नहीं रहते हैं। उनमें जिनसी हिजाम तो पैदा होता है, पर वो अपनी पेनिस को प्रॉपर तौर पे अरेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें इंतशार पैदा नहीं होता। ऐसे नौजवानों को जो फटीग यानी एक थकावट, जिसमें उनके पट्टों का दर्द होना, उनके जिस्म में थकावट, बोझलपन पैदा होता है, उनके हेयर लॉस का इशू आता है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। न सिर्फ सर के बाल बारीक होकर गिरने लग जाते हैं, और बाज़-औक़ात जिस्म की और जगहों से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। साथ साथ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनकी टेस्टिकल्स के अंडर ग्रोथ हो जाती है, उनके टेस्टिकल्स प्रॉपर ग्रोथ में नहीं आते। साथ ही उनकी पेनिस के जो ग्रोथ होना होती है वो प्रॉपर अपनी लेंथ को, अपनी गिर्थ को नहीं ले पाती है। साथ ही इसके साथ उनके जिस्म पर या तो वो फैटी उनकी बॉडी फैटी हो जाती है, और फैट इस तरीके का होता है कि जैसे उनकी छाती और बोजन्स औरतों की तरह हो जाते हैं, और वो रानों से भी बाहर की तरफ से निकल जाते हैं, और पेट के ऊपर से ऐसे गोल से हो जाते हैं। ये इस तरीके का फैट उनमें बढ़ना शुरू हो जाता है। या नौजवानों में जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन हो तो उनकी मसल्स जो है ना प्रॉपर तौर पे डेवलप नहीं होते, बॉडी मास उनका कम हो जाता है, यानी जिस्म में गोश्त कम हो जाता है, हड्डियों को बोन मास की कमी हो जाती है, यानी हड्डियों पे एक जो गोश्त और खदोखाल बनना होते हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और ऐसे वो एक कम उनकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है। ये भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उन नौजवानों को जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदमिजाज हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, अपनी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उनमें फटीग और थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि हर वक्त उनका सोने को दिल चाहता है। साथ साथ उनमें लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उन्हें एनीमा यानी खून की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उनके जिस्म में खून की कमी की वजह से वो पीले और थके मांदे चेहरे से
जिस्म से नज़र आते हैं और ऐसा उनका चेहरा भमराया हुआ होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का उन्होंने काम किया हो। अगर वो उकड़ू बैठ के उड़ते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं और जिस्म में उनके दर्द भी रहता है, साथ में छोटी कमर के अंदर अक्सर दर्द रहता है और कुछ नौजवान को घुटनों में भी वीकनेस महसूस होती है। ये सब कुछ लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। इसके साथ ऐसे नौजवानों की मेमोरी लॉस भी होने लग जाती है, याददाश्त उनकी फिर कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि किसी चीज़ को एक नौजवान अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो एक स्क्रिप्ट को आधे घंटे में याद करते हैं, तो ऐसे नौजवान जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन का इशू होता है वो उसे 2-4 घंटे में भी याद नहीं कर पाते हैं। अगर वो याद कर लेते हैं तो बहुत जल्द उसे भूल जाते हैं। ये भी एक इसकी वजह है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है। साथ हाइपोगोनाडिज्म का भी इशू आता है जिन्हें हम एक अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उससे मुतालिक क्या इशू आते हैं जिसमें हशमिशोस डिजीज़ का भी डिस्कस किया जाएगा, वो एक नेक्स्ट प्रोग्राम में किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि ऐसे नौजवान जो मुजज़नी की बुरी आदत में मुब्तला रहे हों उनको स्टेज वाइज इसको कैसे कवर किया जाए, कि जो नौजवान ये समझते रहे कि उनकी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए मुजज़नी करना ज़रूरी था या उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे नौजवान के जहन में ये गलत बातें उनके ऐसे दोस्त जो एक बुरी आदत में इस फेल में मुब्तला रहे हों या ऐसी लो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो ऐसे नौजवानों को इस बुरी आदत में मुब्तला करने का सबब बनते हैं, जिसमें साथ जिनसी नावल भी होते हैं, सेक्सुअल फिल्म्स भी होती हैं। ट्रिपल एक्स फिल्में देखने की वजह से बार बार जहन को गंदी चीज़ों की तरफ लाने से या अपनी निगाहों की हिफाजत न करने की वजह से भी और गैर महरम औरतों को देखने की वजह से या जिनसी नावल को पढ़ने की वजह से, ट्रिपल एक्स फिल्म देखने की वजह से उनमें एक ऐसा रुझान पैदा होता है कि वो चाहते हैं कि उनका दिल कुछ करने को चाहता है, जिसकी वजह से वो बुरी आदत यानी मुजज़नी या हैंड प्रैक्टिस की आदत में मुब्तला होते हैं। जब वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो क्योंकि उनके आज़ा अभी बन रहे होते हैं, जिनसी आज़ा उनके आज़ा मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुए होते हैं और जब वो जो टेस्टोस्टेरोन जो कि हमारे टेस्टिकल्स ही प्रोड्यूस करते हैं वो बनाते हैं, तो इस वजह से उनके लो टेस्टोस्टेरोन का जो इशू आता है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ जाता है और साथ साथ उनके फिर क्या होता है कि उनके टेस्टिकल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं, साथ ही उनकी पेनिस भी छोटी रह जाती है। पेनिस जिस हाथ से मुजज़नी की जाती है उस तरह वो टेढ़ी हो जाती है, सेंटर से पिचक जाती है। फिर आस्ते आस्ते उन नौजवानों को ये पता भी नहीं होता कि अगर उन्हें वो इस मास्टरबेशन करने के बाद या मुजज़नी करने के बाद इस पर ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ उनकी नसों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर उनकी नसें ब्लॉकेज होने शुरू हो जाती हैं, उसकी स्किन काली पड़ जाती है और फिर एक उनकी जो पेनिस की ग्रोथ होनी होती है वो भी चेक हो जाती है। वो 3-3.5 इंची और 1 इंची 1.5 इंची की गिर्थ में यानी उसकी मोटाई में रह जाती है। अब जब वो उस वक्त तो इस चीज़ को वो नहीं ले रहे होते हैं और इसे सब कुछ इजी ही समझ रहे होते हैं और क्या होता है कि फिर कुछ अरसे के बाद इस बुरी आदत में मुब्तला होने के बाद ये आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो तौबा भी करते हैं, लेकिन हर बार इस तौबा को तोड़ फिर वो दोबारा बुरे फ़ैल को करते हैं। यहाँ हम सब स्टेज वाइज इस इलाज को जानेंगे, क्योंकि अगर आप जब नौजवानों को इस चीज़ का इल्म होता है तो फिर वो इलाज के लिए बड़े परेशान होते हैं और परेशान होते क्या है कि ऐसे नौजवान फिर अकाई डॉक्टरों और जासूस हकीमों के चक्कर में पड़ते हैं और मज़ीद अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। उनकी स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है और उन्हें उजला और सिनकिया की मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लांस पेनिस बहुत ज़्यादा ज़कावती हिस्स का इशू आ जाता है और उन्हें तिल्ले वगैरह इस्तेमाल कराए जाते हैं, जिससे उनकी पेनिस और सेंसिटिव हो जाती है। मनी की डोरियाँ जो है कि हमारे टेस्टिकल्स में जो मनी क्रिक किया होता है वो ढीली पड़ जाने की वजह से उनकी मनी का अखराज फ़ौरन हो जाता है। ज़रा से कपड़े के अगर से या ज़रा सा जहन में ख्याल आने से वो उनकी पेनिस जो है मनी को अखराज कर देती है। अब
ایک سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا انہیں یہ اب اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کا علاج ہو جائے، تو وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دائیں بائیں دوڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ کسی ایسے سنیاسی بابا یا اسی طریقے کی جاسد حکیم کے چکر میں پڑ کر مزید اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ نہ صرف ان کی اس میں پیسہ اور مال دولت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ صحت مزید اچھی ہونے کی بجائے اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ انشور کریں، سب سے پہلے یہ ذہن میں بات رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو رہا ہے اور آپ مزید کی عادت میں مبتلا رہیں اور آپ اگر ایج کی 14 سال سے 18 سال کے درمیان میں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ہم بہت تیزی سے ریکور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سے اوپر چلی گئی ہے تو پینس کی گروتھ کو تو ہم امپروو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اسے مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے نوجوان جو کہ ایج کی 14 سال سے 18 سال کے درمیان میں ہیں، تو ہم ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین کر کے اور ان کی پیٹیوٹری گلینڈ کو ایکٹیو کر کے ان کے اپنے ساتھ ہی ان کی تھائرائڈ گلینڈ کو ایکٹیو کر کے ہم پینس کی گروتھ کو انکریز کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو خرابی ہے وہ اسے اسی اسٹیج پر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آیا ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ہومیوپیتھک طریقے علاج میں کون سی میڈیسنز ہیں جن سے ہم ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین کرنے کی پریسکرپشن نوٹ کر لیجیے، جس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول امپروو ہو جائے گا، اور جب آپ سیرم ٹیسٹوسٹیرون کا ٹیسٹ جب کروائیں گے تو آپ کی رینج نارمل رینج میں آ جائے گا، یعنی 300 نانو گرام سے 1000 نانو گرام پر ڈیسی لیٹر اس کی نارمل رینج ہے، اس پہ آ جائے گا۔ اب آپ کو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی نہ صرف پینس، آپ کے ٹیسٹیکلز بھی پراپر طور پہ گروتھ کر جائیں گے، اور آپ کے جو بالوں کے گرنے کا ایشو یا ان کے روکھے پن کا یا ان کے گرنے کا ایشو یا آپ کی وہ خد و خال ایسے مردوں کی طرح نہیں بن رہے ہیں، وہ فوراً ہی ادھر ہی ہم اسے روک کے اسے امپروو کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے مین چیز ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین کریں، جس کے لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں گے۔ یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے مجھے کنوینس کرنے کے بعد، کیونکہ جو پروگرام کی جاتی ہے ڈاکٹر حضرات کے رہنمائی کے لیے اور ایسے ہومیوپیتھک لرنرز کے رہنمائی کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو آئیے پریسکرپشن کو نوٹ کر لیجیے۔ ٹیسٹس سیکیٹا 3X، ٹیسٹس سیکیٹا 3X، پیٹیوٹری گلینڈ 200 پاور، تھائروڈینیم 200 پاور۔ طریقے استعمال اس کا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے پہلی ڈوز 5 ڈراپ یعنی 5 بوند یا 5 قطروں کی آپ نے پہلی ڈوز لینی ہے پیٹیوٹری گلینڈ سے۔ 5 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کیے جائیں گے صبح۔ اس دن آپ نے ناگا کرنی ہے، دوسری دونوں میڈیسن استعمال نہیں کرنی ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ نے ٹیسٹس سیکیٹا 3X سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح، دوپہر، شام اور رات کو استعمال کرنے ہیں، یعنی 4 خوراکیں آپ نے لکھنی ہے 5 بوند کی۔ اب اس طریقے سے آپ نے 6 دن تک یہ متواتر دوائی استعمال کرنی ہے۔ 7ویں دن آپ نے تھائروڈینیم 200 پاور کے 5 بوند یعنی 5 ڈراپ آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ اس دن آپ نے یہ دوائی یعنی ٹیسٹس سیکیٹا اور پیٹیوٹری گلینڈ استعمال نہیں کرنی۔ پھر نیکسٹ ڈے سے آپ نے اسی طریقے سے ٹیسٹس سیکیٹا سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح، دوپہر، شام اور رات کو لینی ہے۔ 6 دن متواتر آپ استعمال کریں گے۔ 7ویں دن آپ نے پھر پیٹیوٹری گلینڈ سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح استعمال کرنے ہیں۔ اس دن آپ نے پھر ناگا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے متواتر آپ نے 40 ڈیز کی میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ پھر جا کے آپ اپنے سیرم ٹیسٹوسٹیرون لیول یعنی ٹی لیول جب چیک کرائیں گے، یہ بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ چیک کرائیں گے تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول مینٹین ہو جائے گا، یعنی اس کی رینج 270 سے 1000 یا 300 سے 1000 نانو گرام پر ڈیسی لیٹر ہو جائے گی۔ اب آپ کی ٹیسٹوسٹیرون کی جیسی لیول مینٹین ہوگا تو آپ کی یہ اعضاء ان نوجوانوں پہ جن کی ایج
14 से 18 साल के अंदर है, उनकी पेनिस की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उनका कद में अगर जो उनका कद छोटा रह रहा है या जिस्म उनमें वजाहत ऐसी मर्दों वाली नहीं आ रही है, उनके चेहरे पर दाढ़ी और बाल सही तरीके से नहीं निकल रहे या सर के बाल रूखे और फीके पड़ गए, वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। और उनके जिस्म के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उनकी हाइट भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी और साथ ही उनका जिस्म मर्दों की तरह मस्कुलर हो जाएगा और उनकी पेनिस और टेस्टिकल प्रॉपर मैच्योर हो जाएंगे। और याद रहे कि इस दौरान में आपने मास्टरबेशन से बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे नौजवान जो इस एज से ऊपर चले गए हैं, अब अगर वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें फ़ायदा तो होगा इससे, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस करना होते हैं, उनकी क्योंकि वहाँ तनासुर कम होना शुरू हो जाता है, थोड़ा होना शुरू हो जाता है, वो कम प्रोड्यूस कर पाते होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना फ़ायदा नहीं पहुँचेगा इस चीज़ से जो इतना 14 साल से 18 साल के नौजवान को पहुँचेगा। ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेज कि स्टेज 1 की हम सबसे पहले हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम हमारे पास सामने आया है कि हम दूसरे नौजवान मर्दों से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, कद के हिसाब से भी, जिस्मानी हिसाब से भी, खदोखाल के हिसाब से भी, हमारे जिस्म पे इस तरीके से वो बाल चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछें नहीं निकली हैं, बाल हमारे सर के कमज़ोर हैं और ये जो हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन, उकताहट, बेचैनी और फटीग की सी कैफियत है, ये तमाम तर कैफियत आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आगे चलते हुए हम मज़ीद मेडिसिन लेंगे जब हम अपने लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को सबसे पहले स्टेज 1 में मेंटेन करेंगे। अब सेकंड स्टेज के अंदर हम आएंगे, अपने मैदे का इलाज करेंगे, यानी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जो खराबी पैदा हुई है मुइज़नी करने की वजह से, तो सेकंड स्टेज में हम सबसे पहले उसे मेंटेन करेंगे ताकि हमारा मैदे का निज़ाम सही हो, तो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी का इशू जो आया वो भी ठीक हो जाए, कि डायरिया का इशू आया तो वो भी ठीक हो जाए। जब आपका ये मैदे का निज़ाम ठीक होगा तो हमारे दूसरे आज़ा फंक्शनल हो जाएंगी, जिसमें हमारे आज़ा रईसा सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अगले स्टेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे कि हम मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी ताकि आपका मैदा ठीक हो जाए, आपको प्रॉपर 3 टाइम भूख लगे और उस खाने को आप प्रॉपर तौर पे हजम कर सकें और उसको डाइजेस्ट करने के बाद डिस्पोज भी कर सकें, आपको फजला कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में ना हो, नॉर्मल तरीके से खारिज हो। तो इससे क्या होगा कि आप खाना सही हजम होने की वजह से फिर आपके जिस्म के अंदर खुद ब खुद ताकत आना शुरू हो जाएगी। तो आइए हम इस मेडिसिन को भी नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वामिका 30, एलुमिना 30। नेक्स्ट वामिका 30 के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। दोपहर को एलुमिना 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। शाम को इसी तरीके से नेक्स्ट वामिका से लिए जाएंगे और रात को एलुमिना से लिए जाएंगे। जिन नौजवानों को कब्ज बहुत ज़्यादा शदीद रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा उनका स्टूल हार्ड हो गया है और कुछ दिन के बाद आते हैं, तो उन्हें उस प्रोग्राम में एक मेडिसिन, उन कमेंट सेक्शन में उन्हें अलग से एक मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी, वरना ये 2 मेडिसिन ही आपके मैदे के निज़ाम को ठीक करने के लिए काफ़ी होंगी। अब तीसरे स्टेज में यानी थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा शौक हमारे जहन को पहुंचता है, सबसे ज़्यादा शौक हमारी जहनी सलाहियत को डिस्टर्ब करता है, हमें एंजाइटी की कैफियत हो जाती है, हमारी सेहत कि हमें जो डिप्रेशन का इश्यू हो जाता है, हम एहसास कमतरी के जो शिकार होने लगते हैं इस बदफेली के बाद, तो हमें अब क्योंकि जहनी तौर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि हम दूसरों नौजवान को देखेंगे, जब उनकी सेहत को अपने से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम डिप्रेस होंगे, हमें एंजाइटी की कैफियत होगी, हमारे जिस्म में जो टूट हुई है, जो फटीग किसी थकावट चिड़चिड़ापन मूड में आया है, तो हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम जब तक हशाश बशाश नहीं होंगे, हम अपने जहन को
एक आप मुस्बत तौर पर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ज़हनी तौर पर हमारी सलाहियतें इम्प्रूव नहीं होंगी। हम इस बुरे फेल से अपने आप को बचा के एक अच्छे सेहतमंद नौजवान बनने के लिए हमें यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को डिप्रेशन से, एंजाइटी की कैफियत से निकालें। वो थकावट, वो उकताहट, वो बेचैनी की कैफियत, वो इरिटेशंस की कैफियत को कैसे इम्प्रूव ख़त्म किया जाए। तो यहाँ हमें तीसरे स्टेज के अंदर यानी थर्ड स्टेज में हम अपनी ज़हनी सलाहियत को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारा इसाबी निज़ाम हमें इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग करे कि हम इस बुरे फेल को नहीं करें और हम एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, बॉडी बिल्डिंग करें या एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट्स की करें ताकि हमें ये ज़हन में आए कि हम एक स्ट्रॉन्ग मर्द बनना चाहते हैं। आने वाले वक्त में हमें शादी करनी है, हमारी औलाद होनी है, हमारी सेटिस्फेक्शन का जो जरिया है हमारी वाइफ वो हमसे मुतमईन हो। उसके लिए ज़हनी तौर पर पहले हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारी ज़हनी सलाहियतें जब इम्प्रूव होंगी तो आगे हम चलते हुए मज़ीद चीज़ों को भी रिकवर करते चले जाएंगे। तो अब थर्ड स्टेज में हम अपनी ज़हनी सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। उन मेडिसिन को नोट कर लीजिए। कालीफास 1 पावर, एसिड फास Q पावर, चाइना Q पावर। कालीफास 1 के 5 बूंद यानी 5 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। उस दिन आपने एसिड फास और चाइना इस्तेमाल नहीं करनी। नेक्स्ट डे से आपने हर खाने के दौरान यानी खाना खाते के दौरान जब आधी रोटी या एक रोटी आप खा लें तो आधे कप पानी में 8 कतरे यानी 8 ड्रॉप 8 बूंदे एसिड फास Q से डाल के इस्तेमाल करनी है। और खाना खाने के बाद 15 मिनट के बाद आपने 15 कतरे चाइना Q से आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने। ये 3 डोज इस तरीके से हो जाएंगी यानी सुबह नाश्ते के साथ लेंगे, फिर दोपहर को लेंगे, दोपहर के खाने के साथ, फिर रात के खाने के साथ लेंगे। 6 दिन मुतवातिर फिर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन आपने फिर दोबारा कालीफास 1 पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने सुबह। उस दिन आपने ये दोनों दवाइयाँ यानी एसिड फास Q और चाइना Q इस्तेमाल नहीं करनी, उस दिन नागा होगा। नेक्स्ट डे से आप फिर यही इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी ज़हनी सलाहियत इम्प्रूव हो जाए, जब आपका ज़हनी तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने लग जाए, आपके जिस्म में खून बनने का अमल हो जाए, आपके जिस्म में जो टूट फुटड़ी, थकावट, इरिटेशन और की कैफियत दूर हो जाए और आप हशाश बशाश होने लग जाएं। जो आप पहले इरिटेट हो जाते थे, बात बात पे चिड़चिड़ापन होता था, बार बार पे गुस्सा आना था, ये मूड इसका आपका ठीक हो जाएगा इन मेडिसिन के इस्तेमाल पे। ज़हनी तौर पर आप जब स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हमारा स्टेज आता है 4th स्टेज में। हम सबसे पहले अपने, क्योंकि इस हमारे दिल को भी इसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ऐसे नौजवान जो मुजरिम की बुरी आदत में मुब्तला रहते हैं तो उन्हें ही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि वो डरपोक हो जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, मामूली सी बात से घबरा जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। ज़रा सी धड़कन, किसी चीज़ की आवाज़ से धड़कन से उनका दिल धक कर जाता है। तो ऐसे नौजवान वो जो मुजरिम करते रहे उनका दिल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। फिर वो आने वाले वक्त में अगर वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हिस्सा लेने चाहते तो वहाँ भी वो अक्सर उन्हें कामयाबी नहीं होती है, या ऐसे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ हमारे लिए हमारे हार्ट का बड़ा अहम रोल होता है कि हमारा जहन के साथ साथ हमारा जो दिल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे वाइटल आर्गन्स के अंदर दिल, दिमाग, टेस्टिकल्स और हमारे जो जिगर, ये लीवर, ये इम्पॉर्टेंट आर्गन्स होते हैं, ये इससे अफेक्ट होते हैं मुजरिमी से। तो हम अब सब 4th स्टेज के अंदर अपने दिल को ही ताकत को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारा दिल दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसमें जो खौफ, डर पैदा होता है हमारे मामूली सी बात से, और हम ज़रा सी धड़कन और आवाज़ से एकदम खौफज़दा हो जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, किसी का सामना नहीं कर पाते हैं और मामूली सी बात से हम घबरा जाते हैं। तो ये कैफियत को हम अब ठीक करेंगे 4th स्टेज के अंदर। तो आइए इसकी मेडिसिन को नोट कर लेते हैं। क्रेटिगस Q पावर, क्रेटिगस Q पावर 15 कतरे आधे कप पानी में
सुबह, दोपहर और रात को लिए जाएंगे। यानी 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह, 15 कतरे आधे कप पानी में दोपहर को और 15 कप आधे कप पानी में रात को इस्तेमाल किए जाएंगे। कुछ अरसे आप मुतवातिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका दिल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और उसको ऐसी जैसे टॉनिक मिल जाती है। जैसे हमने स्टेज 3 में आपको दिमाग के को अपनी जहनी सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए टॉनिक बताया, इसी तरीके से अब दिल के लिए हमने ये टॉनिक है कि क्रिटिकल्स क्यू जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिल स्ट्रांग हो जाएगा। वो जो खौफ और बुज़दिली सी कैफियत है, वो डरपोक जो आप हो गए हैं, हर मामूली सी बात से आपको जो धड़कन लग जाती है, खौफ पैदा हो जाता है, किसी के सामने क्या नहीं कर पा रहे होते हैं और एक बुज़दिली की सी कैफियत होती है, वो इस मेडिसिन के कुछ अर्से इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगी। ये तो हो गया अब 4th स्टेज। अब 5th स्टेज के अंदर हम अपने जिगर को इम्प्रूव करेंगे कि हमारा जिगर का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारे लीवर क्योंकि वाइटल ऑर्गन के अंदर आता है वो इम्प्रूव हो, उसकी सलाहियत बढ़े ताकि वो हम जो खुराक लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस प्रॉपर तौर पर वो सिक्रेशन, वो एक्सट्रैक्ट जो है जो उससे रसूब निकालना होता है वो प्रॉपर तौर पर निकाले, उससे कन्वर्ट हमारे ब्लड में करे